यस बच्चों, मैं इंदु गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का अपने हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ बच्चों, और आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और बच्चों नियमित रूप से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया जो पाठ है, नया जो विषय है वो लेकर आए हैं बच्चों। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका पाठ 6 भगवान के डाकिए, इसको आज हम पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पिछली बार के बारे में बता रही हूँ बेटा, क्योंकि बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ना, ये काफी कुछ पहले वाले चैप्टर से ही संबंधित है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उसी की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन वो पाठ अलग था और ये पाठ अलग है। समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला पाठ क्या था बच्चों कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यानी उसमें चिट्ठियों की बात बताई गई, पत्रों की बात कि पत्र क्या होते हैं और पत्रों का व्यवहार कैसा होता है, पत्रों से हमें किस प्रकार की आत्मीयता मिलती है, किस प्रकार का सुख मिलता है, या हम पत्रों को कितने लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं रख सकते। क्या दोनों में अंतर होता है और किस कारण से एसएमएस आज का आधुनिक संचार माध्यम होते हुए भी पत्रों की बराबरी नहीं कर सकता था। तो ये वाली बातें हमने उसमें पढ़ी, लेकिन उसमें भी बच्चों हमने कुछ, जब पत्रों की बात है स्वाभाविक है बच्चों, जब पत्रों की बात आई है तो डाक खाने की और डाकिए की बात क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पत्र जो है वो आपके डाक घर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या डाकिया जिसे कहते हैं पोस्टमैन, तो वह दो शब्द तो पत्र के साथ जुड़े ही होते हैं बच्चों। यानी पत्रों के मामले में डाकिए की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और साथ साथ डाक घर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों, हमने पिछले वाले पाठ में भी डाकिया शब्द जो है, ये डाकिया, ये है ना, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। डाकिया हमने पढ़ा था। क्या होता है डाकिया? डाकिया होता है आपके संदेशों को पहुंचाने वाला, ठीक है। आपके जो संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर जो पहुंचाए जाते हैं वो डाकिए के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो डाकिए के माध्यम से वो पहुंचाए जाते हैं। और इसमें जो है बच्चों, हम जो भी पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनके यहाँ पर अर्थ लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले तो भगवान के डाकिए यानी डाकिए शब्द का आ गया। डाकिए शब्द का हम यहाँ पर जरा अर्थ लिखते हैं। क्या होता है डाकिए? आपको ये शब्द मैंने पहले भी बताया था बेटा, जो पिछले वाला हम लोगों ने पाठ पढ़ा था उसमें भी इसका अर्थ आया था। डाकिया में संदेश पहुंचाने वाला, ठीक है, संदेश पहुंचाने, संदेश पहुंचाने वाला, ठीक है बेटा, संदेश पहुंचाने वाला यानी डाकिया होता है। सबसे पहले आपके भगवान के डाकिए में हम किसी, देखिए अब तक जो हम डाकिए की बात कर रहे थे अपने पिछले वाले पाठ में बच्चों, वह डाकिया मतलब एक नॉर्मल जो डाकिया होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि डाकिया जो है जगह जगह जो है चिट्ठियों को पहुंचाने का कार्य करता है या मनी ऑर्डर को पहुंचाने का कार्य करता है, और वह जो है हर एक व्यक्ति को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन बच्चों अब यहाँ जो थोड़ा टाइटल है वो थोड़ा चेंज है, भगवान के डाकिए, यानी अब हम ऐसे डाकिए की बात कर रहे हैं बच्चों जो भगवान के डाकिए। अब भगवान के डाकिए कौन कौन होते हैं बच्चों? ऐसे डाकिए जिनके माध्यम से भगवान संदेश पहुंचाते हैं हम तक या दूसरे लोगों तक, ठीक है, उन्हें हम भगवान के डाकिए कहते हैं। ऐसे डाकिए जिनके माध्यम से जो है भगवान संदेश पहुंचाते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? भगवान के डाकिए कहते हैं। मैं आपका बेटा पेज नंबर 31 पर पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 31 पर आपकी ये छोटी सी एक पोएम है भगवान के डाकिए। आप देख सकते हैं ये वाली पुस्तक है बच्चों, है ना, और ये वाली आपकी पोएम भगवान के डाकिए, ठीक। इससे पहले भी हमें डाकिए के बारे में पढ़ चुके हैं और अब भी हम अब भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए कौन होते हैं? तो बेटा देखते हैं भगवान के डाकिए कौन होते हैं। भगवान के डाकिए होते हैं ऐसे जो प्राकृतिक उपादान होते हैं, यानी
की नेचुरल चीजें जो होती, जिनके माध्यम से जो है भगवान अपने संदेशों को दूसरे देशों तक या इंसानों तक पहुंचाते। तो ठीक है बेटा, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं? बेटा होते हैं पक्षी और बादल। पक्षी और बादल जो है बच्चों, ये भगवान के डाकिए, जिनके माध्यम से भगवान अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। बच्चों आप जानते हैं कि पक्षियों के माध्यम से तो हम संदेश पहले से भी पहुंचाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इन्होंने बेटा अब से पहले भी अपनी कई कविताएं लिखी हैं, कई कविताएं या लेख जो है वो इन्होंने लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं, जिसमें इन्होंने पक्षी को संदेश वाहक बनाकर भेजा है। यानी पक्षियों के माध्यम से जो है इन्होंने संदेश जो है वो भिजवाए हैं। इनके कई गीत हैं ऐसे। एक इनका जो गीत है बेटा, जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा, ये इनका एक गाना है, गीत है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। और इसके माध्यम से भी कागा, कागा होता है, क्या होता है बेटा? कागा, कागा में कोआ, ठीक है ना? कागा, उसमें एक शब्द आया था कागा, कागा, है ना? कागा मीन्स क्या होता है बेटा? कागा मीन्स होता है कोआ। कोए के माध्यम से जो है इसमें संदेश उन्होंने भिजवाया था। और बच्चों आपने देखा भी होगा, कुछ फिल्में भी थी, है ना, जिनमें पक्षियों के माध्यम से संदेश गए थे। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें भिजवाया था कबूतर के माध्यम से, उससे गाना भी है, कबूतर जा जा जा, है ना बेटा? इस तरह से है। तो उसमें भी तो कबूतर के माध्यम से ही संदेश भिजवाया गया था। इसका मतलब क्या है कि ये आज नई बात नहीं है, ये तो हमारी परंपराओं से पक्षियों को संदेश वाहक बनाकर भेजा जाता है। और जितने भी कवि हैं या लेखक है बच्चों, वह अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इन चीजों का वर्णन कर चुके कि पक्षियों के माध्यम से उन्होंने संदेश पहुंचाए। ऐसा वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है बच्चों। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी इस छोटी सी कविता में जो है पक्षी और जो बादल है बेटा, पक्षी और बादल को इन्होंने क्या कहा है? भगवान के डाकिए कहा है। कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो है दोनों ये भगवान के डाकिए हैं बच्चों, जो एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, यानी एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। ठीक है, अब महादेश का क्या मतलब है बच्चों? हम लिखते हैं यहाँ पर महादेश। महादेश का मतलब होता है बच्चों विशाल देश, है ना? विशाल देश यानी बड़े बड़े देश। बड़े देशों से, एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को वो जाते हैं। कौन बच्चों? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल जो है वे एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। चिट्ठियां, चिट्ठियों का अर्थ लिखते हैं हम यहाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेसन में भी ये शब्द आया था बच्चों, चिट्ठियां। चिट्ठियों का मतलब पत्र, है ना? चिट्ठियां यानी कि पत्र, पत्र। और एक और शब्द है इसमें बच्चा, बांटते हैं, बांटते। ठीक है, बांटते का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, तो ये इसके शब्द हैं इस तरह से के। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि क्या कह रहे हैं दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता है, मैंने बताया आपको। तो क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो है बच्चों, ये भगवान के डाकिए हैं, यानी कि ये भगवान के द्वारा जो बनाए गए डाकिए हैं, जो नियुक्त किए गए डाकिए हैं, ये वो हैं। किसी इंसान के द्वारा इनको नियुक्त नहीं किया गया है, ये भगवान के द्वारा नियुक्त है, यानी कि ये उनके डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी एक बड़े बड़े देश से, एक बड़े देश का संदेश दूसरे बड़े देशों तक पहुंचाते हैं। मगर उनकी चिट्ठियों को बेटा हम और आप नहीं पढ़ सकते कि पक्षी या बादल क्या संदेश लेके आए हैं दूसरे देशों के, है ना? क्या हमें सुनाना चाहते हैं, वो क्या हमें बताना चाहते हैं। बच्चों ये बात हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पक्षियों की भाषा से परिचित नहीं हैं, हम बादलों की भाषा से परिचित नहीं है। हम उनकी भाषा को, उनके भावों को, उनके संदेशों को बेटा
हम नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं उस भाषा को। लेकिन कौन पढ़ सकते हैं उनके संदेशों को बच्चों? क्या कहा है कवि ने? देखिए, कहा है कि मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। उनके द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां होती हैं बच्चों, उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सब उनको बांटते हैं, यानी ये सब उनको पढ़ना जानते हैं, ये सब उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, यानी उन चीजों का समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, पक्षी और बादल, पक्षी जो है बेटो आप एक देश से दूसरे देश तक उड़ता है, आपको मालूम है बच्चे, इनकी कोई भी सीमा नहीं होती। ये जो हम कहते हैं ना एलओसी लाइन, कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये चीन है, ये यूएसए है, जो भी है मीन्स, तो उनकी एक जो बॉर्डर लाइन होती है बेटा, वो बॉर्डर लाइन केवल और केवल इंसानों के लिए होती है। पक्षियों के लिए, बादलों के लिए, हवाओं के लिए वह बॉर्डर लाइन नहीं होती बच्चों। उनके लिए कोई भी सीमा नहीं होती, वे स्वतंत्र होते हैं बच्चों। वे कहीं भी जाने के लिए, कहीं तक भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके लिए ना तो किसी बॉर्डर की जरूरत होती और ना ही कहीं जाने के लिए कोई वीजा आदि की जरूरत पड़ती उनको। क्या बच्चों आपने देखा है कि कोई पक्षी कहीं जा रहा है तो वो वहां जाने का वीजा बनवाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान के डाकिए हैं, स्वतंत्र है वो जहां मर्जी जा सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। वो चीजें जो है, वो लाइनें जो है, वो बॉर्डर लाइन, वो वीजा की आवश्यकताएं जो है, ये हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए है। और ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो बॉर्डर लाइन, ये भी हम ही ने बनाई है, ये भी हम ही ने बनाई है। भगवान ने तो समस्त जितनी भी धरती है उसको एक बनाया था। उन्होंने कहीं कोई भी जो विभाजन है वह नहीं किया था, कहीं कोई पार्टीशन नहीं किया था उन्होंने कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये अमेरिका है। नो, उन्होंने तो सारी धरती को एक ही बनाया था। लेकिन ये जो पार्टीशन है, ये हम लोगों ने दे दिए हैं, हम लोगों ने उसे अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। लेकिन आज भी बच्चों, पक्षियों के लिए, बादलों के लिए, हवाओं के लिए कोई भी जो स्थान की सीमा है वो है नहीं होती है, वे कहीं भी आ जा सकते हैं। तो जब पक्षी बेटा एक जगह से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो वह अपने पंखों में जो है वहां की खुशबू लेकर जाते हैं, वहां की बोली लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आप जू वगैरह में अगर गए हैं तो कुछ ऐसे बर्ड्स, कुछ ऐसे पक्षी वहां पे हमको मिलते हैं जो बड़े कलरफुल होते हैं, है ना, जिनके लिए मतलब वहां पर ठंडा कूलर वगैरह लगाया जाता है जिनको रखने के लिए। तो उससे हम क्या समझ पाते हैं बच्चों? हमें उससे पता चलता है कि वो ऐसे कहीं देश से आए तो ठंडा इलाका है, उन्हें ठंडे इलाके में रहने के वो अभ्यस्त है, यानी कि आदी है नहीं, तो उनको वैसा ही वातावरण जो है यहाँ भी दिया जाता है, वैसे ही वातावरण में उनको रखा जाता है। तो वहां से वो क्या लेके आए? वहां से वो वहां की कुछ यादें लेके आए, कुछ वहां के कल्चर लेके आए, कुछ वहां की चीजें, जैसे हमें पता है कि ये ठंडा देश में रहने वाले हैं तो उनको यहाँ भी वैसा ही वातावरण जो है हम देते हैं। ऐसी हवाएं हैं बच्चों, हवाएं आपने देखा होगा। चलिए मैं आपको हापुड़ का एक उदाहरण बता रही हूँ कि मान लीजिए कभी कभी देखा होगा बच्चों आपने, हवा में बहुत अजीब सी गंध होती है, स्मेल मतलब बदबू होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मेरे ये इधर से चल रही है हवा, मेरठ की तरफ से आ रही है, तो इसलिए इसमें स्मेल है। क्यों? क्योंकि मेरठ में जो है हड्डी मिल है। तो वहां से उसकी तरफ से, यानी उस दिशा की तरफ से जो हवा आती है बच्चों, वह दुर्गंध भरी होती है, उसमें गंध की जगह दुर्गंध होती है उसकी। तो हो गई ना बात सच बेटा, कि हवा जो है एक जगह की खुशबू को दूसरी जगह लेकर जाती है, खुशबू या बदबू कुछ भी हो बेटा, उसको दूसरी जगह पर ले जाती है अपने साथ। ऐसे ही बादल होते हैं, बादल बेटा क्या है, मान लीजिए यहाँ से उठे, सपोज करो हापुड़ में बादल बहुत ज्यादा हो रहे, लेकिन हवा चली और बादल आगे बह जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो यहाँ से बादल उठे लेकिन बरस कहीं और जाके गए वो, तो यहाँ से के पानी से, यहाँ के वाष्प से वो बादल बने, लेकिन वो बरसे कहीं और जाकर। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके लिए तो कोई सीमा नहीं है। उनके लिए ये थोड़ी ना कहा जा सकता है बच्चों कि आप यहाँ से उठे हो तो यहीं पे बरसो, आप दूसरी जगह जाके क्यों बरस रहे हो? नहीं, उनके लिए कोई स्थान की सीमा, कोई समय की सीमा कुछ नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए कह रहे कि उनके द्वारा, यानी पक्षी और बादलों के द्वारा, हवाओं के द्वारा जो चीजें लाई जाती है, जो खुशबू लाई जाती है, जो चिट्ठियां लाई जाती हैं, उन्हें केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ते हैं। यानी कि जब देखिए हवा आई तो पेड़ पौधों को अच्छा लगा, है ना, बरसात पड़ी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, पानी है
पानी में जब बरसात पड़ी तो बादल बरसे तो पानी का जल स्तर बढ़ा, उसको अच्छा लगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो गर्मी से व्याकुल थे, जो परेशान थे गर्मी से, तृप्त थे, बिल्कुल सूखे रहे थे वो, उनको जब बारिश पड़ी उन्हें बड़ा अच्छा लगा। यानी उस बारिश की जो है शीतलता को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा। वो अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं बेटा। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती अपने देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर फिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पहले इसके हम शब्द लिख लेते हैं, जो भी इसमें शब्द आए हैं। बेटा पहला आया है इसमें अनुमान। चलिए मैं अनुमान जो है आंकना, कहते हैं ना आंकना, आंकना, आंकना होता है बेटा अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, समझो, अनुमान लगाना में आंकना, ठीक। और हम यहाँ देखते हैं, इसे हम अच्छे से कर देते हैं। और अगला शब्द आता है इसमें सुगंध। सुगंध, सुगंध का मतलब होता है खुशबू, खुशबू, ठीक है बच्चों। एक और शब्द आया बेटा इसमें सौरभ। सौरभ का मतलब भी खुशबू होता है, सौरभ, है ना। इसमें एक और शब्द, यानी कि ये जो है एक ही शब्द के पर्याय है, ठीक है बच्चों। ये सौरभ एक और शब्द आया है, इसका मतलब भी खुशबू ही होता है, ठीक है, इसका भी मतलब खुशबू होता है। तो ये पर्यायवाची है, हवा के ही पर्यायवाची है, उसके खुशबू के ही ये दोनों पर्यायवाची। फिर आता है बेटा पंखों। पंखों, पंखों का मतलब होता है पंखों, ये जो पंख होते हैं ना पक्षियों के, इनके लिए कहा जाए पंखों, ठीक है। फिर एक और आता है भाप। भाप, ये भाप, भाप का मतलब होता है वाष्प, वाष्प, ठीक है बच्चों। तो ये शब्द हैं जो आपके इसमें आए हैं। अब हम जरा इसको समझते हैं। एक और शब्द है बेटा तिरसा। एक और है, इसे और लिख देती हूँ, तिरसा, है ना। तिरसा जो है तैरना, तैरता है, तैरता। तो ये इसके शब्द हैं बच्चों। अब हम जरा इसे समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं दिनकर जी, क्या कहते हैं बच्चों इसमें, कि हम तो केवल इतना अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती, कि एक देश की जो धरती है वह अपनी सुगंध, अपनी सुगंध इनके माध्यम से, जो मैंने बताया पक्षी और बादल, इनके माध्यम से जो है एक देश की सुगंध दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है, अपनी सौरभ भेजती है। और कैसे भेजती है वो, जो हवा में पक्षी जाते हैं उड़ के। पक्षी कैसे उड़ते बेटा, पक्षी तो हवा में ही उड़ते हैं। तो जो हवा में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, उनकी पंखों में, उनकी पंखों यानी पांखों में, उनकी पांखों में यानी जो पंखों के माध्यम से हवा में तैरते हैं, में उनके पंखों के माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। क्या कह रहे हैं कवि, कि हम यानी इंसान में, है ना, इंसान तो केवल यह अनुमान लगा सकते हैं बस कि इनके माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से जो है एक देश की जो धरती है वह पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। और कैसे भेजती है सुगंध, वो जो हवा में तैरते हुए जो पक्षी जाते हैं उनकी पंखों में भरकर वह वहां की सुगंध ले जाते हैं और दूसरे देश में जो ले जाकर उन्हें फैलाते हैं। यानी कि एक देश का पक्षी दूसरे देश में आया, हमें बहुत अच्छा लगा, वो हम लोग उन्हें देखने जाते हैं, वो इधर उधर बैठते हैं। कई बार बेटा अलग अलग देश के जो पक्षी होते हैं ना, उनकी कुछ कुछ भाषाएं भी अलग होती हैं, कुछ अलग अलग बोलते हैं वो। तो इसके माध्यम से हमें मालूम चलता है कि पक्षियों में भी अंतर है एक देश के और दूसरे देश के। तो कह रहे हैं कि वो अपने पंखों में वहां की सुगंध भरकर ले जाते हैं और दूसरे देश में ले जाकर
उसको छोड़ते हैं, ठीक है। और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और ये तो पक्षियों की बात हुई कि पक्षी सुगंध कैसे ले जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि अपने पंखों में भरकर जो है पक्षी एक महादेश से दूसरे महादेश को जब जाते हैं तो उसकी सुगंध ले जाते हैं। और बादल कैसे लेके जाते हैं बेटा संदेश एक देश का दूसरे देश में? मैंने आपको भी पहले भी बताया है कि बादल जो है एक देश से उठते हैं। मान लीजिए एक देश में जो पानी है वह भाप बनता है। आपको बेटा पता होगा पानी का जो चक्र होता है, वाटर साइकिल जो आपने पढ़ा है साइंस में या सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि एक वाटर साइकिल होता है कि पानी जो है पहले वाष्प बनता है, ठीक है, वाष्प बनकर वो हल्का हो जाता है बच्चों, और हल्का होकर वो उड़ जाता है, और उड़कर वो आकाश में जाकर जो है वाष्प कणों के रूप में जमा हो जाता है, जिन्हें हम बादल कहते हैं। बादलों में वो समाहित हो जाता है बच्चों। और बादल जब ज्यादा होते हैं यानी कि वहां का जो दबाव प्रेशर उन पर जब ज्यादा होता है यानी बादल ज्यादा हो जाते हैं, तब वह वहां के दबाव के कारण जो है पानी बनकर बरस जाते हैं बच्चों। और वही पानी जो पहले वाष्प बनकर उड़ा था और बादलों में जा समाया था, यानी उसके जो भाप के कण है, वाष्प कण, वो बादलों के रूप में परिवर्तित हो गए थे वहां जाकर। वही वाष्प जब दबाव पड़ने के कारण फिर से पानी बनकर जो है धरती पर बरस जाता है, और वही पानी धरती फिर उसे समाहित कर लेती है, यानी अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है बच्चों अपने अंदर। और फिर जब धरती पर गर्मी ज्यादा होती है तब फिर वही पानी जो है फिर भाप बन बनकर फिर से उड़ता है, और फिर वही चक्र चलता रहता है बच्चों। तो ये पानी का एक चक्र था कि जहां से पानी से स्टार्ट होता है और आके दोबारा से पानी में ही वो बदल जाता है। तो ये बेटा दिनकर जी कहते हैं कि ये दोनों जो डाकिये हैं, पक्षी और बादल, उन्होंने भगवान के डाकिये किन किन को कहा है? उन्होंने भगवान के डाकिये पक्षियों और बादल को कहा है, ठीक है। और उन दोनों के बारे में उन्होंने बताया है, पहले के में उन्होंने बताया है पक्षियों के कि पक्षी किस तरह से एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक ले जाते हैं, और कैसे वो एक देश की धरती की जो सुगंध है वह दूसरे देश में ले जाते हैं और वहां सुगंध फैलाते हैं। और यह बताया फिर कि किस तरह से एक देश का भाप, यानी एक देश में जो वाष्प बना है, एक देश में जो भाप बना है, वो किस तरह से हवा के माध्यम से बह जाता है, यानी चला जाता है, और दूसरे देश में जाकर वह पानी बनकर गिर जाता है। तो ये बच्चों इस पाठ का आज आपको सारांश था। पूरा पाठ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इसमें केवल हम इतना ही, और इसके साथ में बच्चों आपको अभी भेजूंगी, अभी इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रही हूँ जो आपको करना है, ठीक है।